में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। देश के सबसे बड़े सूबे यानी कि देश के सबसे बड़े राज्य के चुनाव, जहां 403 विधानसभा सीट, 80 लोकसभा सीट, और कहा यह जाता है कि जो कब्जा करता है उत्तर प्रदेश पे, केंद्र में भी रास्ता वहीं से निकलता है। यह चुनाव बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दो बातें होंगी उसमें। एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं से ताल्लुक रखते हैं, बनारस से वह सांसद हैं, और अभी 311 विधानसभा सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज कराई थी। जो मैंडेट उनको राम मंदिर के दरमियान भी नहीं मिला था, जब आंदोलन चल रहा था, पीक माना जा रहा था उस वक्त का बीजेपी का, तभी इतनी सीटें नहीं मिली थी। लेकिन अभी बीजेपी के सामने चुनौती यह होगी, हाल ही में जो जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव है उसमें बीजेपी को काफी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। कई जगह पर कई जो दिग्गज जहां से ताल ठोक रहे थे उन्हीं के यहाँ पे बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति होगी? सभी राजनीतिक दल अपने स्तर पे कोशिशें शुरू कर दी हैं, तैयारियां कह सकते हैं कि लंबा वक्त नहीं कह सकते, क्योंकि जब किसी राज्य के चुनाव में 1 साल का वक्त बाकी होता है तो तैयारियां उसी तरह से होती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में तब साल भर का वक्त भी नहीं बचा है। चलिए इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और काफी सक्रिय दिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ। कोविड सेंटर्स में काफी उन्होंने पूर्वांचल में दौरे किए हैं, उसके बाद दिल्ली का दौरा उन्होंने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात की, जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। इसके क्या मायने हो सकते हैं? कांग्रेस के लिए एक संकट का समय रहा कि जतिन प्रसाद है वो भाजपा में चले गए। समाजवादी पार्टी में पिछली बार गुटबाजी काफी थी, वो क्या स्थिति रहेंगे? तमाम पहलुओं को लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरुण मिश्रा जुड़ गए हैं। इंजीनियर आगा यूनुस हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, संजय सिंह हमारे साथ भाजपा नेता जुड़े हुए हैं, और मनोज यादव समाजवादी पार्टी नेता हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके यहाँ से, किसी के यहाँ से नॉइस आ रही है, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, प्लीज आप उसको थोड़ा बंद करिए। अरुण जी, मुझे लगता है आपके यहाँ से, बंद करके देख लीजिए। अरुण जी के यहाँ से शायद हवा की आवाज आ रही है, पीछे से खुला दिख रहा है। संजय सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। लगा दीजिए। बीजेपी नेता संजय सिंह, आपके पास आना चाहूंगा। यहाँ सवाल ये उठता है कि बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। हाल ही के जो चुनाव है पंचायत राज के, उसमें बीजेपी को जो प्रदर्शन की उम्मीद थी, अपेक्षा थी, वैसा नहीं हो पाया। तो ऐसा विधानसभा चुनाव को किस तरह से देखा जाएगा? देखिए, विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रतिदिन चुनाव लड़ती है। अभी कोविड काल का समय रहा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित रूप से निकल करके अपने जान की परवाह न करते हुए भी कोविड काल में लोगों को ऑक्सीजन से लेकर के सारी चीजें मुहैया कराने का कार्य किया। तो भारतीय जनता पार्टी 2022 की चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यही एक ऐसी पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष से बात करता है, और हम लोग प्रतिदिन चुनाव लड़ते हैं। हम लोग अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। हमारे चुनाव परम श्रद्धेय पूज्य प्रधानमंत्री, मैं वाराणसी का जिले का उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का, मैं उनके व्यवस्था से, और हम लोग उत्तर प्रदेश के हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उससे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और निश्चित रूप से 2022 में पुनः सरकार बनाएंगे। जी चलिए, समाजवादी पार्टी मनोज यादव जी हमारे साथ में जुड़े। मनोज जी, पार्टी कितनी तैयार है आपकी अभी चुनाव के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से 2022 की चुनावी जो तैयारियां थी वो कोविड काल से पहले ही शुरू कर दी थी। जो दूसरी लहर उत्तर प्रदेश में आई उससे पहले ही, और उसका परिणाम ये देखने को आपको मिला कि पंचायत चुनाव में सबसे बड़ा राजनीतिक दल के रूप में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी उभर के आई। मैं धन्यवाद बीजेपी के नेताओं को और जो शीर्ष नेतृत्व उसको देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे चुनाव लड़ने की जो बात कही है उसके लिए इनको धन्यवाद। और हम यही चाहते थे, क्योंकि 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है, अच्छा हुआ बुरा हुआ, उस सारी बातों का हिसाब किताब जनता योगी आदित्यनाथ से लेगी। किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया जाता, योगी आदित्यनाथ की जगह अमित शाह चेहरा होते, फिर आ जाते मोदी जी भी आ जाते और उनके चेहरे पे पुनः चुनाव होता, तो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश की जनता
मूल्यांकन करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाती। इस वजह से मैं धन्यवाद दूंगा और मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़े, क्योंकि जब हारेंगे तो ये तो ना रह जाए कि हमने चुनाव बहुत छोटे और बहुत ही निचले स्तर से लड़ा था, या हमारी सोच चुनाव को लेके नहीं कोविड को लेके ज्यादा थी। अब वो आरोप भी नहीं लगा पाओगे, क्योंकि पूरे देश में कहीं राजनीतिक घटनाक्रम ऐसा नहीं हुआ। आपके चैनल पे ये जिम्मेदारी भरी बात कह रहा हूं कि लोग कोविड से लड़ रहे थे, बहुत सारे स्टेट, कोई भी स्टेट ऐसा नहीं था जो कोविड से न लड़ा हो। इकलौता उत्तर प्रदेश था और आपका बगल का उत्तराखंड था जहां राजनीतिक गतिविधियां हो रही थी। मुख्यमंत्री बदले जा रहे थे, कहीं बदल चुके थे और कहीं बदलने की कोशिश की जा रही थी। ये पूरे देश में कहीं नहीं देखने को मिला। इस वजह से मैं धन्यवाद दूंगा बीजेपी को, कम से कम हारने के बाद ये बात भी कहने की इनकी हिम्मत नहीं रह जाएगी। वैसे आप जाने ही जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। आ रहा हूं आपके पास में। इंजीनियर आगा यूनुस जी हमारे साथ में अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। यूनुस साहब, इस वक्त कांग्रेस के सामने बड़ा फेस प्रियंका गांधी को लेकर के आप लोग चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से वो तैयारी कर रही हैं, लेकिन यहाँ एक सवाल ये उठता है कि कांग्रेस निश्चित रूप से तैयारी कर रही होगी, प्रियंका जी एक एक चीज को खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं, लेकिन जतिन प्रसाद का जाना, हालांकि आप कांग्रेस इस बात को कह चुकी है कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जाने की तैयारी कर चुका है तो पार्टी उसी तरह से तैयार होती है। लेकिन सवाल यहाँ यूं बनता है कि प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में इस वक्त पूरी चीजों को मॉनिटरिंग कर रही हैं, वहीं से जो जतिन प्रसाद को बीजेपी झपट ले जाती है, तो ऐसा एक मैसेज नहीं जाता कि वहां सब कुछ ठीक नहीं है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा जतिन प्रसाद जी के बारे में कि अगर आप मीडिया लोग बहुत बड़ा नेता बना रहे हैं पार्टी का और ये दिखाना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा लॉस है कांग्रेस पार्टी का, तो संक्षेप में मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये हमारे कितने बड़े नेता थे। 2014 लोकसभा जमानत जब्त हुई, 2017 में फिर भी विधानसभा में टिकट दिया कांग्रेस पार्टी ने इनको, उसमें भी वो हारे। 2019 लोकसभा जमानत जब्त हुई, तो ये जमानत जब्त नेताओं की का जमावड़ा भाजपा कर रही है और सपा भी कर रही है। जितने भी इनके पास लोग पहुंच रहे हैं वो जमानत जब्त नेता हैं, इनका कोई जनाधार नहीं है, इनके जमीन पे कुछ नहीं है। ये आप लोग बनाते रहिए, हमारा देखिए, हमारे पार्टी यूनुस जी, तो ये माना जा सकता है कि जतिन प्रसाद कांग्रेस की एक लायबिलिटी थी, वो कम हो गई। देखिए, मेरे यहाँ युवा शक्ति, पूरा प्रदेश के युवा आज कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं, प्रदेश की महिलाएं कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी हैं, गरीब मजदूर किसान कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। आज जो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है वो अपने आप में अध्यक्ष है। आज हमारे यहाँ ये दृढ़ संकल्प है। अगर आप कोविड काल को लेके देखिए, सिर्फ इकलौती पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी, ये तो सब बकवास कर रहे हैं ये दुनिया भर के लोग, दूसरी पार्टियां जो झूठ बोलते हैं, जो जमीन पर जनता के बीच में दिखाई नहीं दिए, ऑक्सीजन बिना लोग मर रहे थे, बिलख रहे थे, तड़प रहे थे, ये भाजपा सत्ता पक्ष के लोग और ये विपक्षी पार्टी जो सभा के बैठे हुए हैं, ये जमीन से गायब थे, कहीं जनता के बीच में नहीं। इकलौती कांग्रेस पार्टी ने सेवा की पराकाष्ठा पार की और आज जनता देख रही है कि कौन किस बुरे वक्त में जनता कौन पार्टी कब काम आता है, कब काम आती है जनता के। आज कांग्रेस पार्टी ने ये दिखाया है कि ये सेवा की पराकाष्ठा पार करने वाली पार्टी है। हमेशा गरीब, किसान, वंचितों, शोषितों, हर वर्ग का ख्याल करने वाली कांग्रेस पार्टी है। आज देश हो चाहे प्रदेश हो, प्रदेश के अंदर योगी सरकार में आज गंगा माँ अपवित्र हो गई। गंगा माँ के ऊपर बहती लाशें, उसके किनारे चील कौवे खाते हुए हमारे देश के और प्रदेश के लोगों की पार्थिव शरीरों को आज योगी सरकार इस बात का जवाब दे। और ये बनारस से ये बनारस से भाजपा के सर, मेरे पास समय में वापस लौटूंगा आपको पास में, एक बार वापस मैं आप सब लोगों को अवसर दूंगा। अरुण मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथी। अरुण जी, इलेक्शन सामने है, 1 साल का वक्त भी नहीं बचा अब तो। कोविड काल अगर इस तरह से मुंह बाहर नहीं खड़ा होता तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त चुनावी सभाएं भी शुरू हो चुकी होती। लेकिन चुनौती सबके सामने, और बात बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती है, क्योंकि सत्ता में वापसी करनी है और अभी वापसी एक बड़ी चुनौती है और इसे मेंटेन करना, क्योंकि अभी हमने इस बात पे चर्चा भी, पंचायत राज चुनाव में
बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उस फायदे के लिए, उसे बांटने के लिए दोहरी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी क्या तैयारी मान सकते हैं बीजेपी की? योगेन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और सभी राजनीतिक दलों के लिए 2022 का उत्तर प्रदेश चुनाव जो है वो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है, और भाजपा के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान समय में जो स्थितियां चल रही हैं, खास करके अभी हाल ही में हुए जो चुनाव हैं पश्चिम बंगाल के, उसमें जिस तरीके से भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व को चेहरा बनाए जाने के बावजूद आशातीत सफलताएं उनको नहीं मिली, और उत्तर प्रदेश में जो स्थिति पंचायत चुनाव की है, तो यह निश्चित तौर पर है कि भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव झटके वाले जरूर हैं, लेकिन विपक्ष को बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है इसमें, क्योंकि ज्यादातर ये 1000 से 115 के लगभग निर्दलीय जीते हैं। तो ये अपने आप में एक जनता के जो भावना है उसके आकलन के विषय पे ध्यान देना होगा। अभी हमारे एक वरिष्ठ कांग्रेस से प्रवक्ता बैठे हुए थे मित्र, उन्होंने कहा कि जितिन प्रसाद निश्चित तौर पे उनको लेकर के ब्राह्मणवादी चेहरे के रूप में भाजपा के लिए कितने मुफीद होंगे ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन कांग्रेस में इनका महत्व क्या था वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर आगा साहब भी अगर काफी दिनों से कांग्रेस में जुड़े होंगे, लेकिन CWC कमेटी जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है उसका मेंबर बनाया जाना और पश्चिम बंगाल चुनाव का प्रभारी बनाया जाना, ये जितिन प्रसाद की महत्व को दिखाता है कांग्रेस में। तो ये कहना कि वो कांग्रेस के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं थे या महत्वपूर्ण नहीं थे, ये बिल्कुल गलत होगा। यही स्थितियां ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बाहर गए थे उनसे पूर्व उनकी जो स्थिति थी, और ये सब वो लोग हैं, निश्चित तौर पे कांग्रेस को इस पे पुनर्विचार करना होगा कि ऐसी क्या स्थितियां बन रही है कांग्रेस के अंदर कि जो खास करके राहुल गांधी के करीबी लोग हैं, चाहे वो जितिन प्रसाद हो, चाहे आप मिलिंद देवड़ा हो, चाहे आप जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले लीजिए। अभी अभी हाल ही में जो लेटेस्ट खबर आपके राजस्थान से सचिन पायलट की आ रही है, प्रियंका जी उनको साधने की कोशिश कर रही हैं और वो कैबिनेट में मंत्री पद पर जा रहे हैं। तो ये हुई कांग्रेस की स्थिति। सपा की जहां तक स्थिति है, बीच में समाजवादी पार्टी की तरफ से जो जिस तरीके का कदम उठाया जाना चाहिए था, जैसे जनरली समाजवादी पार्टी का एक नेचर रहा है, वो सत्ता पक्ष के खिलाफ सदैव मुखर रही है, उसके जो भी विषय उसके सामने आते हैं तो निश्चित तौर पे उसका लाभ मिलता रहा है, चाहे वो साइकिल रैली के रूप में हो, चाहे विभिन्न कार्यक्रमों के रूप में हो या विरोध प्रदर्शन के रूप में हो। लेकिन विगत समय में कोरोना काल के दृष्टिकोण से देखें या अन्य कोई वजह देखें, वो उभार या वो उस तरीके का जिस तरीके से जनता के बीच जाकर के जनता के साथ खड़े होने की, सिर्फ सरकार की कमियों को उजागर करने के साथ जनता के साथ सहयोग देने की जितनी अपेक्षा आम जनमानस पर रही होगी, शायद मुझे नहीं लगता कि उतनी अपेक्षाएं वो पूरी करने में उचित है। हाँ, निश्चित तौर पर प्रयासरत वो भी हैं, कांग्रेस भी प्रयासरत है कि आम जनमानस के बीच अपनी स्थिति बनाए। ठीक इसी पैटर्न पे भाजपा भी अपनी जगह पर अपने प्रयासों में लगी हुई है, क्योंकि 2022 का चुनाव निश्चित तौर पे समस्त सभी पार्टियों के लिए, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सभी के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी वो भाजपा के लिए है। और सत्ता पक्ष होने के नाते भाजपा पर यह जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, और यही कारण है कि वर्तमान समय में जो राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व भाजपा कर रहा है, आप विगत समय के घटनाक्रमों पे यूपी के नजर डालेंगे तो केंद्र और प्रदेश के बीच में जो जिस तरीके से एक रस्साकसी का दौर सा चला, लोगों की आम जनमानस के बीच जिस तरीके की स्थितियां प्रस्तुत होने लगी, उससे निश्चित तौर पे अटकलबाजियों का दौर गर्म रहा। लेकिन आरएसएस के बीच में दखल देने, और चूंकि भाजपा का एक पैटर्न है, वो एक हिंदुत्ववादी छवि कह सकते हैं आप, एक उनका एक थिंक टैंक माना जाता है आरएसएस, तो उसके हस्तक्षेप के बाद चूंकि योगी के मुकाबले में उत्तर प्रदेश में दूसरा चेहरा उन्हें नजर नहीं आया, चाहे वो केशव मौर्य हो, चाहे वो दिनेश शर्मा हो, चाहे वो अतिरिक्त किसी की बात हो, ऐसे लोगों के भी नाम उजागर किए गए जो स्वयं से कोई इच्छा रखते ही नहीं है इस पद के लिए। तो इस तरीके से जो अटकलों का बाजार था वो अभी समाप्त हो चुका है, और नए सिरे से बीजेपी की तरफ से जो करना था, या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को जो कार्यक्रम चलाने थे, अपनी जो विषय थे राजनीतिक। अरुण जी वापस लौटूंगा। हमारे साथ प्रवक्ता है इस वक्त समाजवादी पार्टी के, वो कुछ कहना चाहते हैं। बीजू जी, मनोज जी बोलिए। देखिए, मैं जरूर तमाम सारे लोगों की बातें सुनने के बाद कुछ बातें हैं जो मैं जरूर कहना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी आंदोलन की पार्टी है, संघर्ष की कोखों से पैदा हुई पार्टी है, और इस बात को कोई नहीं जुटला सकता है। मैं अनुरोध करूंगा इंटरप्ट मत करिएगा प्लीज। जरा बताते जाइए कोविड काल में। मैं अभी आपकी मैं एंकर और तमाम ध्यान रखिए, मैं समाजवादी पार्टी की जो स्ट्रेटेजी है, जिस तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी है, वो हम स्पष्ट रूप से ये देख रहे हैं कि हमारी लड़ाई बीजेपी से। विपक्ष के तमाम सारे राजनीतिक दल हैं, सबको मैं मुबारकबाद दूंगा और ये कहूंगा कि अपने ही नेता की 3 बार जमानत जब्त करने वाली बातें टीवी पे कह के आप अगर 22 का चुनाव लड़ने की बात करेंगे तो निश्चित तौर पे
जनता आपको सुन भी रही है और समझ भी रही है। अरे साहब, जिस आप तो तरीके जमाने से बातें छत्र नेताओं का कही, जमावड़ा शांत कर रहे हो रहिए आप भी। आगा जी, मुझे बार बार डिस्टर्ब आगा मत जी, आ करिए, रहा हूँ मैं आपके पास, बोलूंगा। लौटूंगा आप अरे शायद तो आप पहली बार टीवी कंटिन्यू बात डिबेट पे बैठे करोगे, हैं क्या? आपको सुन काम लीजिए, मिलेगा। अरे मैं आगा आपकी साहब बात आपकी नहीं बात ले रहा हूँ, बात करिए। पूरी हो आपको जाए उसके कहा है, बाद मैं आप आपके ही का पास बात लौटूंगा आपको मैं। जवाब दे रहा हूँ। जी मनोज जी, समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी ने जब कोरोना की प्रथम लहर आई, हजारों मुकदमे हमारे कार्यकर्ताओं पे हुए और मुकदमे इस बात को लेके हुए कि समाजवादी पार्टी ने लोगों की मदद की, लोगों को खाना खिलाया, लोगों को राशन बांटा और हम पे मुकदमे लगे। दूसरी लहर में निश्चित तौर पे जो कांग्रेस के हमारे साथी बड़ा सीना चौड़ा करके कह रहे हैं, कई राज्यों में इनकी सरकार है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उन स्टेटों से तमाम सारी चीजों को लाके जो वहां की जरूरतें थी उनको उत्तर प्रदेश में कुछ सिंबॉलिक रूप से खपाने की और दिखाने की कोशिश की गई, उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन हम एज ए विपक्ष उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मदद कर सकते हैं, 100 लोगों को 1-1 लाख रुपए की मदद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले कोरोना काल में दी थी। दूसरे कोरोना काल में जो मौतें हुई है उसका भी मूल्यांकन किया जा रहा है। हमारी लड़ाई बीजेपी से है। कांग्रेस को अगर सपा से लड़ना है, वो उनको मैं मुबारकबाद देता हूं, आप लड़ सकते हैं, आप अपने कामों को बता सकते हैं, आपकी आप लड़ाई बीजेपी की बी समाजवादी टीम हो पार्टी यार, से आप ही क्या है। लड़ोगे? आप तो यार उसकी गोद कहने में से पहले खेलते हो। 100 बार एक सवाल सोचिएगा, है मेरा, ऐसे मनोज जी, लोगों को साढ़े मनोज 4 यादव साल जी, तक उसकी मनोज गोद यादव में जी, खेलते हो, अब आगा चुनावी साहब, समय पे आ रहे हो मैदान में आप। आगा साहब मैं लौट रहा हूं। मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि ये तो तय करना होगा कि 2022 का उत्तर प्रदेश का इलेक्शन कोरोना के आसपास तो रहेगा, कोरोना का प्रभाव कितना रहेगा ये सब, कोरोना में जो मदद कर रहे हैं आप सब करेंगे, ये सोशल वेलफेयर है। अगर सरकार हो अपनी तरह से कहेगी कि कोरोना काल में हमने ये अपने तरह से कहेंगे, तो ये चीज होगी कि जनता ये खुद तय करेगी कि हमने वास्तव में इस वक्त आकर के सहयोग किया, कंधे मिलाकर के हमारे साथ में खड़े रहे। छोड़ देना चाहिए, राजनीतिक दल उसको बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। मनोज जी, देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ेगी, कोई भी राजनीतिक दल हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को पहले ही कह दिया है कि छोटे दलों से, वो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या मध्य का उत्तर प्रदेश, जो जहां राजनीतिक दल प्रासंगिक है उसके साथ हम पूरी तरीके से मेहनत करेंगे और उसको अपने दल में लाके हम पूरा चुनावी समीकरण उत्तर प्रदेश में 22 में लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। मैं एक अनुरोध करूंगा, अगर आप बेहतर राजनीतिक दल हैं तो आप सरकार और सत्ता से सवाल पूछेंगे, विपक्ष से नहीं। और समाजवादी पार्टी किसी विपक्षी दल से कोई सवाल नहीं पूछती, और उसका कारण यह है, जनता ने जिसको अकाउंटेबिलिटी और रिस्पांसिबिलिटी तय कर दी 2017 में और 2022 तक के लिए, हमारी जो भी हमारी सवाल और जो जवाबदेही होगी उनसे होगी। और अन्य राजनीतिक दलों को मैं सिर्फ मुबारकबाद दे सकता हूं, और मैं अनुरोध करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, ऊपर वाले से ये दुआ करता हूं कि आप मजबूती से चुनाव लड़ो, क्योंकि आप भी उत्तर प्रदेश में एक बहुत दशकों से अपनी जमीन तलाश रहे हो, और हर राजनीतिक दल को यह अधिकार है कि वो अपनी जमीनी हकीकत को मजबूत करे और सत्ता में आए। लेकिन हार जाओ तो विपक्ष को दोषी बताओ और सत्ता को, अरे हमको बहुत बेहतर से पता है। मायावती जी अक्सर कहती है एक नागनाथ है और एक सर्पनाथ है, वो सारी बातें जनता को पता है। बीजेपी ही कांग्रेस और कांग्रेस ही बीजेपी है, थोड़ा सा अंतर है। तो वो समाजवादियों से मेरे ख्याल से आप तुलना नहीं कर सकते हो। आगा साहब को एक ही बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, 10 साल की सत्ता आपने चलाई यूपीए की, समाजवादियों का थोड़ा सा योगदान नहीं, बहुत बड़ा योगदान बाहर से रहा है। सरकार गिरने से नहीं बचाई है, वो बेताब हो रहे हैं आपके टीवी डिबेट में बहस करने से पहले ढंग से बात किया करिए। यार वार कहने से पहले शर्मिंदा हो जाया करिए, टीवी चैनल पे यार शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। मनोज जी जवाब सुन लीजिए, बहुत बेताब है आगा साहब इस बात को लेकर के। आगा साहब, यहाँ सवाल ये है कि मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में कोरोना बहुत छाया रहेगा, जिसने जो किया उसे भुनाने की भरपूर कोशिश की जाएगी, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो। जी आगा साहब, इस चैरिटी को भी हम बुलाएंगे, जो सोशल वेलफेयर हमने किया उसको भी भुनाने की कोशिश की जाएगी। देखिए, मैं आपको बहुत साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिम्मेदारी जनता के प्रति पूरे 5 साल होती है। 5 साल आप चाहे विपक्ष में हो चाहे सत्ता में हो, आपको जनता की सेवा करना है। इसीलिए राजनीति का उदय हुआ। राजनीति में सेवा का मकसद होता है, मेवा का मकसद नहीं होता। अब मैं आपको 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट मुझे मौका दें। इन सब का, दोनों पार्टियों का मैं पर्दाफाश कर दूंगा 2 मिनट के अंदर। ये भाजपा जो पार्टी है, जो सत्ता पक्ष में है, ये इसका जो वैचारिक संगठन जो है आरएसएस,
जो ये कहता है कि मैं तो सेवा की पराकाष्ठा पार करता हूं, उसके 55,000 दफ्तर पूरे देश में बताए जाते हैं, 10 करोड़ कार्यकर्ता आरएसएस वाले बताए जाते हैं। मुझे बता दो आप कि नासिक के अंदर जहां उसका हेड ऑफिस भी है, वहां पर भी अगर उन्होंने कोविड काल में किसी को एक को भी ऑक्सीजन दिया हो, नहीं, नागपुर में है, किसी नागपुर में, हाँ नागपुर में, सॉरी नागपुर में आपने एक को भी सिलेंडर दिया हो। आप एक मिनट, आप इंटरप्ट ना करें, आप ये बताइए मुझे, पूरे देश के अंदर आरएसएस थी कहाँ, भाजपा थी कहाँ? भाजपा के जनप्रतिनिधि अंडरग्राउंड थे, जमीन पे कहीं पर दिखाई नहीं देते थे। मैं अलीगढ़ मंडल से आता हूँ, अलीगढ़ मंडल में मैं खुली चुनौती देता हूँ इन सपाइयों से और भाजपाइयों से, एक नेता बताओ कि एक गैस का सिलेंडर तड़पती हुई जनता को तुमने दिया हो, एक तड़पती हुई जनता को तुमने वेंटिलेटर आईसीयू के बेड के अस्पताल उपलब्ध कराए हो। क्या बात करते हो? ये सपा वाले 4.5 साल तक सत्ता की गोदी में खेलते हैं, सत्ता के साथ खेलते हैं। किसके नेता ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था संसद के अंदर कि हम 2019 में मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? ये बातें करते हैं। कल्याण सिंह को 93 में चीफ मिनिस्टर जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, जिनको मुसलमानों को वोट लेने की बात करते हैं, 93 में कल्याण सिंह को अपनी पार्टी में शामिल किया। ये वो ढोंगी लोग हैं, ये वो ढोंगी लोग हैं जिनके कान के अंदर। अब मैं आपको एक और चीज लाना चाहता हूँ। 2016 मैं 33 साल यूपी बिहार रहा है, 33 साल में हम विपक्ष होते हुए उन तमाम सरकारों से ये बात पूछेंगे, क्योंकि 33 साल के अंदर 2016-17, चूंकि मेरे सामने सभा के प्रवक्ता भी बैठे, इनसे मैं सवाल पूछता हूं। 2016-17 के बजट में अखिलेश की सरकार ने, जिसको आप कहते हो कि विकास की सरकार है, उसने अपने बजट में 45,500 करोड़ रुपए खर्च तक नहीं किए। एक अस्पताल, एक मेडिकल, एक एम्स 1,000 करोड़ में बनता है। अगर 45,000 करोड़ रुपए तुमने खर्च किए होते तो 45 एम्स यूपी में तैयार होते जो कोरोना से लड़ने में काम आते। क्या करते हो आप? क्या किया है तुमने? पूरे देश के अंदर जितने भी संसाधनों का इस्तेमाल किया, कांग्रेस पार्टी के बनाए हुए संसाधन है। सवाल उठाना आपका अधिकार है, सवाल उठाना आपका अधिकार है, लेकिन तय जनता करेगी। सफाइयों ने किया क्या, बनाया क्या, आगा साहब आपका अधिकार है, सवाल उठाना आपका अधिकार है। तय जनता करेगी कि किस को कहां कामयाबी देनी है। मेरे सवाल का जवाब दे सपा के प्रवक्ता। चलिए अरुण जी वैसे समय कम है, लेकिन आगा साहब अगर जानना चाहते हैं तो चलिए 30 सेकंड मनोज यादव जी आपको दूंगा, एक बार जवाब दे दीजिए आगा साहब को। मैं बिल्कुल जवाब देना चाहूंगा। मेरे ख्याल से आगा साहब को कोई गहरी चोट लगी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट को देखना है तो आप मेडिकल कॉलेज दे सकते हैं, वो चाहे कन्नौज का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे बदायूं का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इटावा का पीजीआई जैसा हो, चाहे आजमगढ़ का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे बहराइच का मेडिकल कॉलेज हो। एक नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कोई पुरानी चोट है, दर्द ज्यादा कर रही है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आगा साहब का राजनीतिक रूप से कोई जो चोट लगी होगी, चुनावी साल के में आप लोग आकर के मौजूद होकर दिखाई देते हो, क्या करते हो? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर राजनीति में मत बढ़ाइए। अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा। हम जेलों में थे, हम जेलों में यूनियन गवर्नमेंट की यही लगता है मंच पे बैठे हैं। चुनाव होंगे 2024 की तस्वीर के लिए भी बहुत कुछ कहा जाता है। 5 राज्य होंगे 2022 में जिनमें इलेक्शन होना है, ये सेमीफाइनल 2024 का कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश प्रमुख राज्य है इस देश का, वहां से राजनीतिक धुरी जो है राजनीति के वहीं से घूमती है। तो मुद्दों की अगर बात करें तो अभी लंबा समय है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम बात करें कोरोना काल, अमित छाप रहे कि जनता, क्योंकि दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हम हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है उनके यहाँ से, तो ये मुद्दे मुबाहे खड़े रहेंगे उस वक्त तक, या हमारे यहाँ पे? मेरे से सवाल था ये। अरुण जी आपसे सवाल है कि कोरोना को लेकर के जिक्र किया जा रहा है, जनता ये तमाम चीजें याद रखेगी कि कई नया को तूफान मचेगा, सारी चीजें भूल करके नई उसमें खोज में लग जाएगी? देखिए योगेन जी, जहां तक कोरोना का सवाल है तो निश्चित तौर पर कोरोना काल में जो भी आम जनमानस का नागरिक अपनों को खोया है, निश्चित तौर पर उसका दंश जब 1900, अगर आपको ध्यान होगा, सिख दंगों की बात की जाए
बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद के दंगों की बात की जाए, या कालांतर में जो भी इस तरीके के घटनाक्रम वृहद हुए हैं, चाहे भोपाल गैस त्रासदी की बात की जाए, तो जो अपने को खोता है वो निश्चित तौर पर अपने दर्द को सहेजे रहता है, उसका प्रतिकार स्वरूप निश्चित तौर पे चीजें सतह पर आती हैं। अब रहा सवाल कि उसका कितना असर चुनाव पर पड़ेगा, तो यह विश्लेषण इस विषय पर केवल नहीं किया जा सकता कि जिन लोगों को तकलीफें सीधे तौर पर पहुंची हैं, अथवा जिन लोगों को उस कोरोना काल के दौरान, चाहे वो प्रतिपक्षी पार्टियों से हो या सरकार के संसाधनों से हो या सरकार के लोगों से हो या भाजपा के कार्यकर्ता से हो, सपा या कांग्रेस किसी भी कार्यकर्ता से हो, उसके माध्यम से उनको समय रहते सुविधा प्राप्त हुई हो, उसका लाभ उनको कितना मिलता है, ये समय के गर्भ पर है। रहा सवाल एक चुनी हुई सरकार जो सत्ता में होती है वह जवाबदेह होती है जनता के प्रति। देखना उसमें यह होता है कि क्या वह सक्रिय थी, अगर सक्रिय थी तो उसने क्या क्या कार्य किए, और निश्चित तौर पे इसमें प्रतिपक्षी पार्टियां क्या कहती हैं या प्रतिपक्ष के लोग क्या कहते हैं, इस विचार से आम जनमानस निर्धारण नहीं करता। वो प्रत्यक्ष तौर पर उन चीजों को देखता है, उसका अनुसरण करता है, उसको जो उपयोग करने का अवसर प्राप्त होता है वो उस चीज को देखता है। अब कोरोना काल के टाइम से लेकर के अप्रवासी मजदूरों को लाने तक की बात है, तो एक तरफ अगर ये पहलू होता है कि जो उसके सत्ता के विपरीत जाने वाले पहलू हैं, तो उसके पक्ष में जाने वाले भी कई पहलू हैं कि उस समय जिस तरीके से एक अचानक से आई आपदा जो बृहद स्वरूप में आ गई, उसको नियंत्रित किस तरह से किया गया, किस तरह से हेलीकॉप्टर से यहाँ पे दवाइयां या आवश्यक चीजों को उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई, या किस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए गए, किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया के द्वारा जिलों के दौरे किए गए, नियंत्रण किया गया, सारे पहलुओं को आम अरुण जी, समय की कमी में क्षमा चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो 2022 उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण, इस देश के लिए महत्वपूर्ण कहा जा सकता है चुनाव, और सभी राजनीतिक दल निश्चित रूप से अपनी ओर से तैयारी कर रही होंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन जैसे सवाल उठा कि बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती इस मायने में है कि आपको सत्ता में वापसी करनी है, आपके पास में एक फेस है, और ये भी तय होगा कि इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि वाराणसी से वो सांसद भी हैं, उनके फेस को बीजेपी कितना भुनाती है, क्योंकि अब एक नई ट्रैक और रणनीति भी अपना सकती है बीजेपी कि स्थानीय नेता के चेहरे को क्यों ना भुनाया जाए। देखना होगा कि अब ये कैसे, क्या लंबा समय है, अभी हमें अभी प्रारंभिक स्टेज पे जो चीजें हैं उन्हीं को हम चर्चा में शामिल कर रहे हैं, उन्हीं पे हम चर्चा कर रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।